हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया चल रही है पढ़ाई आपकी? चलिए, साइंस का पेपर बहुत करीब आ चुका है। अब मेहनत आप लोग सही कर रहे हैं। इसको 2-3 दिन तक और कंटिन्यू करनी है आपको। 25 को आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपको PYQ कराए जा रहे हैं। केमिस्ट्री के PYQ देखे होंगे, फिजिक्स का मैं करा रहा हूँ। ठीक है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज 2024 के क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, आराम से देखिए, इसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। इजी क्वेश्चन है। स्टडी द IV ग्राफ ऑफ द थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। ठीक है, IV ग्राफ है, आपको पढ़ाया गया था कि जो अगर VI ग्राफ होती तो VI ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता। VI ग्राफ का जो स्लोप है, VI ग्राफ हो और इसका अगर आप स्लोप ले लेंगे तो आपको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। ऑलरेडी हम ओम्स लॉ में आपको बता चुके हैं। बट यहाँ पे ग्राफ VI ना होकर के IV ग्राफ है, तो इसका जो आप स्लोप लोगे तो रेजिस्टेंस नहीं देगी, क्या देगी, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्लास में भी बोला था, इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे स्लोप जिसकी कम होगी, चूंकि IV ग्राफ है तो जिसकी स्लोप कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो इसकी स्लोप R3 मैक्सिमम हो जाएगी और R1 आपका मिनिमम रेजिस्टेंस ले जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है, देखो, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, C1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अगर VI ग्राफ होती तो मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम रेजिस्टेंस, IV ग्राफ है मिनिमम स्लोप मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मिनिमम स्लोप R3 की, R3 का रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी और R1 की रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम। देखो आइडेंटिकल रजिस्टर बोला उसने और मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा। आइडेंटिकल है मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, पांचों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल दे रखा है। R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5, सबकी वैल्यू है बेटा 1/5 ओम। अब पूछा है इससे आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे होती है, सीरीज में मैक्सिमम आती है, पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट आती है वो मिनिमम से भी छोटी आती है। तो मैक्सिमम के लिए आपको इस सबको किस में कनेक्ट करनी पड़ेगी, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1 ओम। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 ओम। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ना दिया हो तो भी पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी से। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2.25 इंटू 10⁻, वी मीडियम, वीएम लिख लेता हूँ मैं, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पूछा, डायरेक्ट फार्मूला आपके पास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू, रिलेशन पढ़ा रखा है क्लास में, C/V। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है, कैंसल आउट करो इन दोनों को। तो म्यू इक्वल टू आ गई 300 डिवाइडेड बाई 225। क्लियर। 25 से कैंसिल कर दो, 12 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 3 से कैंसिल करो 4 हो जाएगी, 3। तो आंसर आ गई 4/3। और एक किसका है, अगर आपको अच्छे से याद हो, क्लास में बताया जा चुका है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ये जो है वो आपका सही दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो मोर देन वन करेक्ट टाइप का लगा हुआ है ऑप्शन, तो और चेक करनी पड़ेगी। द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इंक्रीजेज ड्यू टू ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में बोला सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, नहीं। अगर आपको याद हो ओवरलोडिंग के समय करंट रैपिडली इंक्रीज करती है, तो आई अगर वी बाई आर लिख रहे हो, करंट अगर इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, सही है, अब्रप्टली इंक्रीजेस, ये भी सही है आपका। इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंसेस हैज सेम करंट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, नहीं। सीरीज में आपको मालूम है करंट सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंसेस हैज सेम करंट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, नहीं, ये तो गलत है सीरीज, और ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए एंड सी। ए एंड सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी बेटा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होती है। असर्शन रीजन को आप बार बार करेंगे फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं सर पेपर में शायद गलत हो गए, और गलत होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन में। बच्चे ये तो लगा लेते हैं कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। नॉट और यस में दिक्कत होती है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन यस करना है या नॉट करना है, सही है। देखते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, बार बार करा रहे हैं क्वेश्चन में। द कलर ऑफ अ स्काई इज अपीयर्स ब्लू, सही है, स्काई की कलर्स ब्लू होती है। लाइट ऑफ ब्लू कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ, यही गलत होगा, ये आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ रेड कलर, रेड से ज्यादा किसका बता रहा है, ब्लू का बता रहा है, नहीं। रेड का सबसे ज्यादा होता है वेवलेंथ, और ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो रेड से क्या होती है, कम होती है। स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, तो ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इसलिए डोमिनेट करती है और पूरा का पूरा स्काई ब्लू हो जाता है। क्लियर, सो इट स्कैटर्ड मोर इन द अपर एटमोस्फेयर, नहीं। लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो स्कैटर्ड मोर थोड़ी होगी, स्कैटरिंग लेस हो जाएगी, क्योंकि स्कैटरिंग रेलेस क्राइटेरिया में आपने पढ़ा होगा, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। क्लियर, तो जिसका ज्यादा होगा उसका तो कम होगा, इसने बोला लॉन्गर वेवलेंथ और मोर स्कैटरिंग, ये भी गलत है। आप तो यहीं पकड़ लीजिए, रेड ज्यादा होती है और ब्लू की क्या होती है, कम होती है। तो आपका असर्शन तो सही है बेटा, बट रीजन क्या है, गलत है। तो इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखने की कोई जरूरत भी नहीं है, बच गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, यूज ओम्स लॉ डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर इन द सर्किट। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है 3 ओम रजिस्टर, तो 3 ओम रजिस्टर यहाँ देखो 1, 2 एंड 3, ये सब आपको किस में दिख रही है, सीरीज में, एक ही पाथ है। प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी, करंट इधर आएगी, जो करंट 2 ओम से जाएगी वही 3 ओम से और वही 1 ओम से। क्लियर है, करंट की डायरेक्शन है। तो हमसे बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। आपको मालूम है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले हम इसके लिए हम पूरे सर्किट का करंट निकाल लेते हैं। तो करंट क्या लिखी जाएगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट सबको ऐड कर दोगे 6, तो आई आ गई 1/3 एम्पियर। हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, v इक्वल टू क्या लिखोगे, आई इंटू में आर, आई सब में सेम रहेगी, 1/3 मल्टीप्लाई 3, कैंसल आउट हो गई 1 वोल्ट। क्लियर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बेसिक ओम्स लॉ से आप इसको कर सकते थे। चलिए, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम आई डिफेक्ट यूजेस लेंसेज ऑफ पावर -1 डायोप्टर, माइनस का पावर लग गया मतलब कौन सा है, मायोपिक आई है। माइनस पावर लगते से या बता दो, माइनस निगेटिव पावर मतलब मायोपिया, मतलब पास का तो दिखेगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। नॉट एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट
that is situated at large distance, situated at large distance. क्लियर है? हमसे पूछा नेम द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, लिख ही दिया मैंने, मायोपी का ही है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, एंड लिस्ट द टू कॉजेज, स्टेट द नेचर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ द करेक्टिव लेंस। तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा करेक्शन के लिए लगाते हैं, करेक्शन करते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से होती है, रेज को क्या करती है बेटा, डाइवर्ज करती है। सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग। सही। अब इसमें पूछा लिस्ट इट्स टू कॉजेस, क्यों आती है ये, कॉज क्या हो सकते हैं। तो देखो कॉज क्या है, पहला आपको बताया गया था, अगर मैं डायग्राम बना के आपको याद कराऊं तो कुछ इस तरीके से, इसमें जो इमेज होती थी वो पहले ही बन जाती थी रेटिना के आगे। क्लियर? ये तभी हुआ होगा, देखो आई की फोकस पहले यहाँ हो रही थी, अब इसकी फोकस कम हो गई, फोकस कम हो गई मतलब इसकी थिकनेस बढ़ गई, तो आई लेंस क्या हो जाती है, थिक होता है। क्लियर है? ये हो सकता है सही रहे, जो आई बॉल है वही आपका क्या हो गया है, इलोंगेट कर गया है। मान लो पहले ये यहाँ पे कट रही थी, अब यहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब रेटिना इधर शिफ्ट कर गया। तो अगर मैं आई बॉल के बारे में लिखूं तो क्या हो जाएगी, आई बॉल क्या हो जाती है, इलोंगेट कर जाती है, लार्जर हो जाती है थोड़ी सी। सही है, तो ये दोनों रीजन आपको मेंशन करनी है। चले आगे, नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेस बायोपिया, नेम द टाइप्स ऑफ लेंसेज यूज्ड फॉर द करेक्शन। प्रेस बायोपिया क्या है, आपने पढ़ा होगा, मायोपिक आई जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, सेकेंड आपका था हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, और थर्ड था आपका प्रेस बायोपिया, अ डिफेक्ट्स इन विच अ पर्सन कांट बी एबल टू सी नियरर एज वेल एज फार्दर ऑब्जेक्ट। एक ऐसी डिफेक्ट्स जिसमें पर्सन ना पास की चीजें देख पाता है ना ही दूर की चीजें देख पाता है। सही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ लेंसेज यूज्ड फॉर द करेक्शन, और इसके लिए बाईफोकल लेंस लगाया था, इस तरीके का लेंस होता है, या रेक्टेंगुलर और बीच से ऐसे कटिंग होती है। नीचे वाला जो लेंस होता है वो पास का देखने के लिए, और पास का देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, और जो अपर हाफ है इसको हम क्या लगाते हैं, कॉनकेव, क्योंकि इसको हम दूर का देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम ऐसे देखेंगे तो दूर का देखेंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव, और जब हम पास का पढ़ रहे होंगे तो नीचे वाले से फोकस करेंगे तो नीचे वाला कौन सा लगाया हमने, कॉन्वेक्स। सिमिलरली इसमें भी ये कॉनकेव हो जाएगी अपर हाफ पे, और लोअर हाफ पे क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, स्टेट द नेचर, बोथ होती है, अब नहीं, बोथ नहीं, ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द सच लेंस पूछा। देखो जो मैंने बताया वही आगे पूछ रखा है, अपर पार्ट पे कौन सा लगता है, तो अपर पार्ट पे कौन सा लगाया आपने, कॉनकेव लगाया, यहाँ भी आपने अपर पार्ट पे कॉनकेव लगाया। कॉनकेव अभी बताया कैसा होता है बेटा, डाइवर्जिंग इन नेचर, इसकी जो नेचर हो कैसी है, डाइवर्जिंग। क्लियर? नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन को आपने बताया होगा, एक ऐसी पावर जिससे आपका जो आई लेंस है वह एडजस्ट करती है, जैसे दूर की ऑब्जेक्ट को देखनी है फिर पास की ऑब्जेक्ट को देखनी है, तो आंखों के पास एक पावर होती है एकोमोडेट करने की चीज़ों को, इस तरीके से वो अपने फोकस को एडजस्ट करती है कि वो नियरर एज वेल एज फार्दर ऑब्जेक्ट को भी क्या करती है, देख पाती है। क्लियर? एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू adjust the focal length of lens, the focal length of lens to focus both nearer as well as farther object। ऑन रेटिना,
और एक काम करता कौन है, तो इसमें रोल होता है सबसे बड़ा सिलियरी मसल्स का। जो फोकस करने का काम है, फोकस करने का जो काम है लेंस तो कर रहा है, बट उसको एडजस्ट कौन कर रहा है, सिलियरली मसल्स। क्लियर। तो एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, और कौन एडजस्ट करता है, सिलियरली मसल्स, बोथ नियरर एज वेल एज फार्दर ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। इमेज कहाँ पे बनाएगी, रेटिना पे। आगे क्या बोला, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच प्लेज अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस। मैंने लिख दिया कौन सा मेजर पार्ट है जो रोल प्ले कर रहा है। एकोमोडेशन एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमन आई फोकस नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। देखो अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या करती है, उसको मैं रफ कर देता हूं। नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखनी है अगर आपको, नियर बाई ऑब्जेक्ट, अब देख नियर बाई ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ये आपका लेंस है, सही है। नियर बाई मतलब फोकस कम करनी है या ज्यादा करनी है बेटा, नियर बाई के लिए तो फोकस सर कम करनी है। फोकस करनी है तो लेंस को थिक होना पड़ेगा या थिन होना पड़ेगा, तो सर लेंस थोड़ा थिक हो जाएगा। और इसको पकड़ के कौन रखती है इसे, सिलियरली मसल्स, सही है। अब सिलियरली मसल्स क्या करेगी, देखना दो ही चीजें होती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी या तो एक्सपेंड करेगी, सही है ना। तो इस केस में क्या होगी, सिलियरली मसल्स नियर बाई ऑब्जेक्ट को जब भी फोकस करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाना मतलब सिकुड़ जाना, सही है ना, ऐसे सिकुड़ जाएगी तो ये लेंस क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और अगर फार्दर ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करना है तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। और किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, थिन लेंस की। पतले लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि पावर इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1/f। आंखों में पावर लगी है, लेंस मोटी होती है तो आपकी फोकस कम होती जाती है, सही ना। फोकस का कम होना मतलब लेंस का क्या होना, ठीक होना, तभी तो आपकी आंखों का पावर बढ़ता है। अभी आप मान लो 6 मीटर तक देख रहे हो, बाद में अगर आप 4 मीटर तक ही देख रहे हो, मतलब फोकस कम हो गई तो लेंस की पावर बढ़ जाएगी, तो थिकनेस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस केस में अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखना है, दूर देखना है, तो लेंस को क्या पढ़ना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा। अब लेंस को थिक कौन करेगा, सिलियरली मसल्स इसको ऊपर की ओर खींचेगा, हाँ या ना। तो सिलियरली मसल्स खींचने का काम करती है, तो इस केस में सिलियरली मसल्स क्या हो जाएगी, सिलियरली मसल्स इस केस में क्या हो जाएगी, रिलैक्स। इस केस में आपको सिलियरली मसल्स को बताना है रिलैक्स हो जाती है, और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्लियर, सिकुड़ जाती है और एक केस में ये रिलैक्स हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट। Draw a diagram to show the information of, show the formation of rainbow in the sky. On this diagram mark A where the dispersion, B where the internal reflection, and C where the refraction of light occurs. बहुत बढ़िया, रेनबो आपको दिखानी फर्स्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन कराए थे रेनबो के, बच्चों अगर याद हो, ये वाटर ड्रॉपलेट्स था। क्लियर है, इस पे व्हाइट लाइट अपर पार्ट से ऐसे गिरी थी। यहाँ पे मैंने बोला था लाइट डिस्पर्स होती है, लाइट जब डिस्पर्स हुई थी रेड एंड वायलेट, सही है। तो इस पॉइंट को आप ए नाम देंगे और ए पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको, डिस्पर्सन। हाँ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, बट इस पे हम डोमिनेशन किसकी दिखाते हैं बेटा, डिस्पर्सन की, डिस्पर्सन। यहां से फिर वापस आ गई थी, याद कीजिए, कम बेंड करेगी और ए वाली रेज ज़्यादा बेंड करेगी। बट यहाँ पे जो हम लिखेंगे कौन सी इवेंट हुई है, यहाँ पे हुई है इंटरनल रिफ्लेक्शन। पॉइंट बी इसको मार्क कर दीजिए, और पॉइंट सी पे उसने बोला है क्या दिखाइए आप, यहाँ से जब रेज बाहर निकलेगी, यहाँ से नॉर्मल अगर आप बना के करोगे, डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ये इधर चली जाएगी, और वायलेट थोड़ा ज़्यादा बेंड करेगी, सही है ना। तो यहाँ पे लाइट केवल मीडियम चेंज कर रही है, तो इस पॉइंट का नाम आप सी दे दो, और इस पॉइंट पे आप क्या लिखो, ओनली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
क्लियर है? इस तरीके से आपको बना करके डायग्राम पूरा दिखाना था। सही है? चलिए, ये सब क्लास में कर रखा है आपने। डिफाइन द टर्म सोलेनोइड। लास्ट क्लास में भी जब मैं करा रहा था सोलेनोइड के क्वेश्चन आ रहे थे और आते ही हैं। सोलेनोइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड कैसे बनाते हो आप? तो आप क्या करते हो? सर्कुलर टर्न्स बनाते हो। सही है ना? अब वो सर्कुलर टर्न्स कैसे रैप करते हो? इंसुलेटेड कॉपर वायर का। किसका? इंसुलेटेड कॉपर वायर का। इस तरीके से मेनी सर्कुलर टर्न्स है ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और किस फॉर्म में बनाते हो आप? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। किस में बनाते हो? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब देखिए, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दो, इसमें करंट पास होने लगेगी। अब हमसे क्या पूछा? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पैटर्न बनाना है। प्लस माइनस है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ से लाइंस निकलेगी और साउथ में इन करेगी, कुछ इस तरीके से। जितनी लाइंस ऊपर उतनी लाइंस नीचे बनानी पड़ेगी, क्योंकि सिमेट्रिक इन नेचर होती है। यहाँ से लाइंस आप बाहर निकालोगे बेटा, यहाँ पे जितनी लाइंस बाहर निकालो उतनी लाइंस क्या कराओगे? इन कराओगे। क्लियर है? डिफाइन जरा कर दें। सोलेनोइड is a long coil of many circular turns wrapped closely into cylindrical shape. आगे क्या बोला? स्टेट हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। बहुत बढ़िया। अब इसमें बोला, बड़े आराम से पढ़ना, उसने बोला कि स्टेट हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। मैंने आपको बोला था किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हेवी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो धीरे धीरे उसमें भी किसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे अर्थ के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को बहुत छोड़ दिया जाए, बहुत समय बाद, हजारों साल के बाद जब वो निकलती है तो वो मैग्नेट बन चुकी होती है। तो ये जो एक कोर है, खाली जगह जो है, इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन को रख दो और एक करंट पास करा दो, तो ये सॉफ्ट आयरन किसकी तरह बिहेव करने लगती है? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। परमानेंट तो नहीं होगी, टेम्पररी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक करंट पास हो रही होगी तब तक ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगी। जैसे ही करंट को आप रोक दोगे वैसे इसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाएगी। ठीक है? तो कैसे बनाया आपने? उस कोर के अंदर सॉफ्ट आयरन को आपने पुट किया, क्लियर, और करंट पास कराई। अपर हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम सच अ लेंस। कौन सा लेंस यूज करना है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। अपर हाफ को क्या करना है? ब्लैक पेपर से ढकना है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करनी है? 2f पे। एंड द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड। अब आपको बताना क्या क्या है? मेंशन द पोजीशन एंड नेचर। 2f पे तो 2f पे बनती है। सी वाली कंडीशन है, याद करो। कॉनकेव मिरर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी। वही सी यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? 2f में। कंपेयर करते हैं अपन तो इमेज भी किस में बनेगी? 2f पे है तो 2f पे ही बनेगी। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी, सेम साइज बनेगी। मेंशन द पोजीशन एंड नेचर बता ही दिया। स्टेट द ऑब्जर्वेशन डिफरेंस इन द इमेज ऑब्टेन इफ द लेंस इज अनकवर्ड। हाँ, ये अच्छी क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस आती इमेज में जब ये लेंस अनकवर्ड होती। तो ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर f2 2f2 f1 2f1, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा। क्लियर? आपको मालूम है अगर कोई रेज फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और दूसरी आप ऊपर से ले नहीं जा सकते ना बेटा, क्योंकि अपर हाफ को क्या बोला है?
आप अपर हाफ को क्या कर दो, ब्लैक पेपर से ढक दो। लो ये ढक गई ब्लैक पेपर से पूरा, तो ऊपर से तो अब सोचना ही नहीं। अब दूसरी रेज कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो सीधे निकल जाएगी, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। अब क्या हुआ, इसमें जो होती है इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करते हैं। पूरा है तो 2 टाइम्स होती है, मान लो 100 रेज आ रही है तो 50 रेज के इंटरसेक्शन से इमेज बन रही है। तो अमाउंट ऑफ लाइट कम इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो इमेज बनी है उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, उसके शेप में, साइज में, इन सब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे आप घर में मिरर के सामने एक ट्यूबलाइट से चेहरा देख रहे हो तो आपको अच्छी नहीं दिखा रही, जैसे दूसरा ट्यूबलाइट जलाओगे चेहरा आपका वही रहेगा, साइज वही रहेगी, बट क्या होगा, चमक बढ़ जाएगी, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ इमेज बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा अगर रिफ्लेक्ट होगी तो वहाँ पे इंटरसेक्शन भी ज़्यादा होगा, और वहाँ पे जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर? An object is placed at a distance of 30 cm from the optical center of a convex lens of focal length 15 cm। देखो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, सेम केस आ गया 2f पे रखी हुई होगी। क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है। यूज द लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। आप लगा लो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, उससे भी क्या आना है, डायरेक्ट आंसर है 30 सेंटीमीटर ही आएगी। करके देख लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। फोकल लेंथ ये वाली मिरर है, इस साइड होती है फोकल लेंथ, तो प्लस का 15 हो जाएगी। 1/b निकालनी है और u कितने पे रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, पॉजिटिव इधर साइड करके फिर से ये निगेटिव बन जाएगी। 1/30 इक्वल टू 1/v, 30 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/v, 1/30 इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू 30, प्लस की आएगी क्योंकि राइट हैंड साइड में बन रही है। कोई मतलब नहीं, पेपर में है तो पूरा आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में होता तो हम जैसा सोच रहे थे वैसा कर लेते। चलिए, when an electric current flows in a purely resistive circuit, electrical energy gets fully converted into heat energy. The amount of heat produced H in the circuit is found to be, चलो ठीक है, इस तरीके से आपका केस बेस स्टडी दे रखा है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ जूल्स लॉ है, दिख रहा है आपको, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा आर ऑल बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट की 2 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। इसका प्रॉपर्टीज नंबर 1, हीटिंग एलिमेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो एक तो इसके पास होती है हाई रेजिस्टिविटी, और जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती है इसके पास वो होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, दोनों प्रॉपर्टीज आपने लिख दिया। नेक्स्ट है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज भी पढ़ाया था आपने, लो मेल्टिंग पॉइंट पहली प्रॉपर्टीज, उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी हम लिखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो मालूम चला फ्यूज तो मेल्ट हुआ ही नहीं, आगे के सारे डिवाइस मेल्ट हो गए, तो लो मेल्टिंग पॉइंट रखनी पड़ती है, और हाई रेजिस्टिविटी। क्लियर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स। किस पे वर्क्स करती है, ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट पास होने से इसमें हीट जनरेट होती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वायर कैपेबल टू इलेक्ट्रिक अप्लायंस गेटिंग डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट हाई करंट। आगे बोला, एक्सप्लेन हाउ अ फ्यूज वायर इज कैपेबल ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंटली प्रोड्यूसिंग हाई करंट। जैसे ही हाई करंट इसमें जाती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये क्या हो जाती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है, जिसके कारण जो आगे के अप्लायंसेस है वो आपका मेल्ट होने से या खराब होने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज इतना। ठीक है, पावर दे रखी है इलेक्ट्रिक हीटर की 1100 वाट। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ अ हीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी दे रखी है 220 वोल्ट। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। देखो कितना आसान है, P इक्वल टू वी आई, और I इक्वल टू क्या लिखोगे, P बाई वी,
बहुत आसान है, 00/220 5 एम्पियर, 5 ही होगा। What will happen if an electric fuse rating 5 एम्पियर कनेक्टेड इन द सर्किट? अब देखो ये करंट, ये जो डिवाइस लगी हुई है हीटर, वो कितना करंट मांग रही है सर्किट से? 5 एम्पियर। आपने फ्यूज भी कितने का लगा रखा है? 5 एम्पियर का, सेफली फ्लो करेगी। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा हीटर मांग रही होती और फ्यूज 5 एम्पियर से कम का लगा रहे होते, मेल्ट हो जाती। समझ में आ रही कि नहीं है? क्लियर? तो यहाँ पे सेफली करंट को पास कराएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसने ही क्वेश्चन पूछ रखा था कि आप किसको दिखाओ? डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होती है कि पेपर में हम रेनबो जैसे आती है TIR लगा देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन देखो NCERT का सेम पूछा हुआ क्वेश्चन अभी आपने पीछे देखा, जहां पे उसने क्लियर कर दिया था कि ए पॉइंट पे आप डिस्पर्सन दिखाओ, पॉइंट बी पे आप इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाओ, ना कि TIR दिखाओ। तो ये बातें आज कैंसिल हो गई कि हमको TIR नहीं लगानी है, हमको IR लगानी है। क्लियर है? तो डिस्पर्सन, स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन नहीं, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, बच्चे बार बार ये सोचते हैं कि इंटरनल नहीं TIR लगानी है, TIR नहीं लगानी है बेटा। उसने अभी के क्वेश्चन में क्लियर किया था, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम ऑफ द डायमीटर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब उसने बोला 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, तो रो को हटा दो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ, मतलब R को खाली देखना रिलेशन L बाई ए से, और एरिया का क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में अगर मैं डायमीटर के टर्म में लिखूँ तो पाई आर को आप लिखोगे D/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा L बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। 4 ऊपर चली जाएगी, 4 से भी कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। पाई से भी कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। तो आपको खाली चेक करना है L बाई डी स्क्वायर। ये L बाई डी स्क्वायर जिसका मैक्सिमम होगा उसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, और L बाई डी स्क्वायर जिसकी मिनिमम होगी उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। क्लियर? तो मैं पूछा लेंथ ऑफ वायर रिस्पेक्टिवली, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो आर की वैल्यू मिनिमम देखना। चलिए D/2 का स्क्वायर करना है और L/4। तो पहले केस के लिए L के जगह रख लो L/4, और D/2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगी D²/4। सही है? D² मतलब D²/4। यहाँ देख लेते हैं, ऊपर लिखना है 4L और D/4 का स्क्वायर मतलब D²/16। यहाँ पे L अपॉन में 2D, 2D मतलब स्क्वायर 4D², 2L अपॉन में 4D का स्क्वायर 16D²। अब आप और इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया L अपॉन D², ये आ गया आपका 64L बाई D²। ये तो सबसे ज्यादा दिख रहा है। यहाँ L बाई 4D², ये और सॉल्व होना ही नहीं है, ये आ गया L बाई 8D²। अब देखो L बाई 4D², L बाई D² और L बाई 8D², ये सबसे छोटी वैल्यू होगी बेटा, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। क्लियर? तो L बाई 8D², तो आंसर आ जाएगा 4D एंड 2L। क्लियर? 4D एंड 2L। नेक्स्ट, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड। बिल्कुल सही है, ड्यू टू लेस स्कैटरिंग। रेड कलर्स लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, नहीं मोस्ट थोड़ी होता है, लीस्ट। स्कैटर्ड द मोस्ट नहीं, लीस्ट विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। तो आपका असर्शन तो सही है, रीजन आपका गलत। नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ लाइट ड्यू टू विच द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट एंटर्स अ स्मोक फील्ड रूम। एक रूम है जिसमें लाइट इंटर कर रही है और रूम ऑलरेडी भरा हुआ है किससे? स्मोक से। और स्मोक के अंदर जब लाइट पास करती है तो इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं? याद कीजिए, क्लास में भी पढ़ाया गया था। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। बहुत अच्छे से अगर आपको याद हो, ये जो फिनोमेना है वो क्या है? टिंडल
इफेक्ट। क्लियर है? इसमें जैसे ही लाइट इंटर करती है कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं और उससे लाइट क्या कर जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है। इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो लाइट को क्या करते हैं बेटा, स्कैटर्ड। और स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड री इमिशन। लाइट को जो ये स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर से क्या करते हैं, इमिट करते हैं। इससे पाथ क्या हो जाती है बेटा, विजिबल हो जाती है। क्लियर है? और इस इफेक्ट का नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, explain the brief in the function of the electric fuse in a domestic circuit. An electric heater of electric current 3 kilowatt, सही है, 220 volt to be operate in an electric circuit of rating 5 ampere. What is likely to happen when the heater is switched on? देखो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होती है। एक ऐसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो सर्किट में क्या करती है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, बचाती है। जैसे ही एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग होती है, ये जो फ्यूज होती है लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण मेल्ट हो जाती है और आगे की जितनी भी डिवाइसेस है घर में उसको खराब होने से बचा लेती है। अब बोला पावर दे रखा था एक हीटर का 3 किलोवाट, मतलब 3000 वाट, और इसका पोटेंशियल दे रखा था 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही थी। वैसे भी इंडिया में इतने पे ही ऑपरेट होगी। अब इसमें फ्यूज लगा रखा था 5 एम्पियर का, तो जरा देखिए ये कितना करंट ड्रॉ करती है। आई इक्वल टू हो जाएगी पी बाई बी। पावर है 3000 और 220। अब आंसर देखो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ग्रेटर देन 5 आ रहा होगा। ग्रेटर देन 5 है तो फ्यूज क्या कर जाएगी, मेल्ट कर पाएगी। तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे फ्यूज मेल्ट कर जाएगी, हीटर काम करना बंद कर देगी। सही ना? विथ नेसेसरी कैलकुलेशन, यही वाली कैलकुलेशन दिखा के आपको प्रूफ करनी थी। चले आगे, स्टेट्स ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार क्लास में कराए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दैट कंडक्टर। एट कांस्टेंट, वैसे तो पूरी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, बट 10th क्लास में केवल आप टेम्परेचर लिखो चलेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दैट कंडक्टर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ से कांस्टेंट देंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, आर आई, आई इक्वल टू वी बाई आर। यही आपका ओम्स लॉ। राइट द फॉर्मूला for the equivalent resistance Rp and the parallel combination of the three resistor of value R1, R2 and R3। फॉर्मूला लिखना है, केवल प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो आप लिखोगे 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, रिवर्स करके जोड़ा जाता है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ द सिस्टम। इसकी रेजिस्टेंस बतानी है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे बेटा, तो R बाई 2 हो जाएगी, और इस R बाई 2 के साथ ये R किस में है, सीरीज में है, तो R और R बाई 2 सीरीज में है, तो डायरेक्ट ऐड कर दो R प्लस R बाई 2, 3R बाई 2। Draw a ray diagram to show the path of refracted rays in the each of the following cases. Refracted rays, पहला है parallel to its principal axis. Draw a ray diagram to show the path of the refracted rays in the each of the following cases. अब देखो, रिफ्रैक्टेड रेज का पाथ बनाना है, लेंस आपको बताया नहीं गया है, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल, सॉरी लेंस मेंशन है बेटा, कोई बात नहीं, सॉरी कॉनकेव लेंस मेंशन नहीं होता, मैं किसी से दिखा देता, ऑलरेडी मेंशन। और रेज कहाँ से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मालूम है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, केस नंबर 1। जब इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से। सही है ना? इस फोकस को आप क्या बोलते हैं, F1 इधर है, 2F1, F2 एंड 2F2। ये रे डायग्राम जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इट्स प्रिंसिपल फोकस, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। सही है ना? तो प्रिंसिपल फोकस से जब ये आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। भाई अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ इस साइड होगी पॉजिटिव 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द मिरर। अब देखें यहाँ पे समस्या फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। यू लेफ्ट हैंड साइड में है -16 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्लियर देखो बेटा, ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, फोकस कहीं यहाँ पे होगी, ऑप्टिकल सेंटर, इमेज इस साइड ही बनेगी। तो फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब पोजीशन आपको मालूम है इधर वर्चुअल ही बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, मतलब वी की जो साइन आनी चाहिए वो निगेटिव की आनी चाहिए। क्लियर है? चेक करके देख लेते हैं। 1/f इक्वल टू लेंस फार्मूला लगाइए 1/v माइनस 1/u। 1/f 1/24, वी फाइंड आउट करनी है माइनस ऑफ -16, +16 इस साइड आकर के -16, 1/24 माइनस 1/16 इक्वल टू 1/v। 48 एलसीएम आ जाएगी, 2 - 3 इक्वल टू 1/v। v इक्वल टू यहाँ से आगे, यहाँ देखो -1/48 आ जाएगी, तो v इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। निगेटिव आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी। क्लियर? 16। तो नेचर पोजीशन आ गई, नेचर लेफ्ट हैंड साइड में, वर्चुअल। क्लियर है? अब पोजीशन हो गई, नेचर हो गई, साइज पूछा। साइज इक्वल टू क्या होता? m इक्वल टू v/u पढ़ा होगा hi/ho। v की वैल्यू आ गई है -48, u हमें मेंशन कर रखा है प्लस का 24 इक्वल टू hi फाइंड आउट करनी है, और ho आपका गिवन है प्लस का 4। देखो इस साइड है तो इमेज ऊपर की तरफ बनेगी, मतलब ये जो hi आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए, ऊपर की तरफ बनेगी, पॉजिटिव आनी चाहिए। सॉरी, u है -16, वही मैं बोल रहा हूँ, गलत कहाँ हो रहा है। u है 24, तो फोकस है, मतलब पॉजिटिव कैसे आ गया? देखो ये आप पकड़ भी सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में कि अगर आपका कहीं गलत हो रहा है तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ हमें दिखा कि इमेज वर्चुअल है, ऊपर की तरफ बनेगी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव आ रही थी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जल्दीबाजी में हमने यू के जगह फोकस की वैल्यू रख दी थी। तो -16 -16 3 तो एच आई आ गई आपकी, मैग्नीफाइड ही बनती है इस केस में, 4 3 12 सेंटीमीटर प्लस का। क्लियर? तो देख लेना, अगर आपको अच्छे से 6 केसेस और 2 केसेस कनकेव और कन्वेक्स में याद है तो गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं है। अगर आप गलती से बाई मिस्टेक गलत डेटा कहीं भी प्लेस कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी कि गलत तो हो रही है। अगर आपको पता नहीं होता कि यहाँ क्या होने वाला है तो आप यहाँ पे हो सकता है निगेटिव में ही वैल्यू रख करके चले आते हैं। क्लियर? जबकि इस केस में निगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ईच ऑफ द केसेस। सही है? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स मिरर, और में है कन्वेक्स मिरर है, सेम केस है बेटा। पहले केस में पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पीछे जब आप एक्सटेंड करोगे तो फोकस से आती हुई इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो इसी का जस्ट उल्टा है, ये पैरेलल आई है तो अभी बताया था, फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से फोकस से अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स आएगी तो यहाँ एरो करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बना देना है? पैरेलल बना देना। नेक्स्ट है 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, आप एक कॉनकेव मिरर बनाइए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लेम फ्रॉम द पोल इज 18 सेंटीमीटर। चलिए ये 12 है तो ये 24 हो जाएगी, मतलब 18 यहाँ पे कहीं ऐसे रखी हुई है। ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच, तो इमेज बियॉन्ड सी बनने वाली है। क्लियर? चलिए सारी वैल्यू रखिए विथ साइन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का 1.5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड परपेंडिकुलर, फोकल लेंथ निगेटिव होगी इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड है -12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब यू, लेफ्ट हैंड साइड है -18 सेंटीमीटर। फार्मूला डिटरमाइन द पोजीशन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला लगाओ, 1 में एफ इक्वल टू 1 में वी प्लस 1 में यू। 1 में वी इक्वल टू आ गई 1/f माइनस 1/u। वैल्यू रखो साइन के साथ, -1/12, और देखो ये माइनस है और ऑलरेडी माइनस है तो +1/18 हो जाएगी। एलसीएम इसका हो जाएगा 36 -3 + 2 -1/36। देखो निगेटिव आएगी भी क्योंकि मैंने बोला था बियॉन्ड सी मतलब लेफ्ट में बनेगी, और वैल्यू ये अगर 12 है फोकल लेंथ, ये 24 होगी, इसके बियॉन्ड मतलब 24 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, जो कि आ भी रही है। तो मैं बोलूँगा हमारा आंसर तो बिल्कुल सही आया है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो केस याद होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब आ गया पोजीशन एंड साइज। साइज इक्वल टू अभी बताया था फॉर्मूला, मिरर में हो तो -v/u लग जाती है, SI/HO, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी बेटा, प्लस का 36, u की वैल्यू हमारे को दे रखी है -18। अच्छा इमेज डाउनवर्ड बनेगी इस केस में, रियल है, इन्वर्टेड बनती है तो निगेटिव आनी चाहिए, देख लेते हैं। SI और HO है प्लस का 1.5। देखो ये प्लस और प्लस ये निगेटिव बच जाएगी आपके पास। क्लियर है? 18 2 36, HI इक्वल टू आ गया 2 × 3 सेंटीमीटर माइनस का, और मैग्नीफाइड भी बनती है तो यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट देखो 1.5 है, इमेज डबल हो गई है -3। क्लियर? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इन अ डोमेस्टिक एलईडी, देख के घबराना मत, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। डोमेस्टिक सर्किट के क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या पूछा हो। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप तो आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल डरने की जरूरत है ही नहीं। और डोमेस्टिक सर्किट 5 एलईडी बल्ब्स, देखो 5 एलईडी बल्ब 1 2 3 4 एंड 5 अरेंज सो इन द फिगर। द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, सोर्स से यहाँ से वोल्टेज मिली है 220 वोल्ट। पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब, सब पे बल्ब पे पावर रेटिंग 22 वोल्ट, ये सब हाफ हो गए हैं। देखो मार्क इन द सर्किट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है स्टेट व्हाट हैपन व्हेन की 1 इज क्लोज्ड, 1 को ऐसे यहाँ से क्लोज कर दो तो इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, ये सब ऑफ रहेंगे, केवल ये ऑन होगी। अब ऑन होगी तो ये भी देखना है, ऐसा नहीं कि इसकी पावर से ज्यादा आपने चीजें सप्लाई कर दी है। इस पे देखो वोल्टेज कितना लिखा हुआ है 220 वोल्ट, और यहाँ से भी सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट, ये भी चेक करना होता है। मतलब इसकी जितनी ताकत है उतनी वोल्टेज मिली, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर रखी होती 200 वोल्ट तो इस स्विच ऑन भी होती तो भी ये नहीं जल पाती, सर्किट ब्रेक हो जाती। सही ना? क्योंकि आपने इसकी ताकत जो थी वोल्टेज को बर्दाश्त करने की, उससे ज्यादा आपने सप्लाई दे दिया तो ये फ्यूज कर जाती है। क्लियर? अब आए यहाँ पे स्विच की K2 इज क्लोज्ड, K2 को जैसे क्लोज करोगे मतलब केवल K2 की बात हो रहा है, तो इसको ओपन कर दे अपन। हाँ सर ओपन कर दो इसको। अब जैसे ही ओपन करेंगे इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे तो इससे कोई करंट पास नहीं करेगी, ये सब जल जाएंगे। सही है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट ड्रॉन द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज। बल्ब बी देख लेते हैं, बल्ब बी ग्लोज, ये वाली बल्ब की बात हो रही। अब बल्ब बी अगर जल रहा है तो सब जल रहा है, तो करंट कितना ड्रॉ करेगा, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R। अब सर इसमें VR से कैसे निकाले, अगर ये ग्लो हो रही है। अच्छा स्विच K2 में भी एक चीज ध्यान रखना, K2 को जैसे आपने क्लोज किया तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होगी और सबकी ताकत बराबर है बेटा, ठीक से देखो, सबकी पावर और सबकी वोल्टेज लेने की ताकत बराबर है। तो अगर सबकी वोल्टेज सेम है तो डिवाइड इक्वली होगी, और इक्वली होगी तो देखो 55 55 55 55, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितना है सर, ये सब मिलके भी तो 220 ही आ रहा है। अगर ये सब मिलकर के 220 से कम होते, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज आपने लिखा है, तो स्विच क्लोज भी करते तो ये जल नहीं पाता। तो ऑब्वियस सी बात है जब स्विच
बी पे पूछा है, बी जल रहा है मतलब सब जल रहा है, तो बी पे कितनी करंट होगी, तो पी इक्वल टू फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, वी आई इक्वल टू पी बाई वी, पावर इसकी दे रखी है। जब इसको वोल्टेज प्रॉपर बराबर 55 वोल्ट मिली तो जो पावर रेटिंग है उतने ही से तो बल्ब ग्लो करेगी, तो मैं पूरा यूज कर सकता हूं। अपॉन में 55 1/5 0.2 एम्पियर का करंट बल्ब भी ड्रॉ करेगी। क्लियर है? हाँ, अगर इसको प्रॉपर 55 नहीं मिल रही होती तो मैं इस पे कभी भी 11 वाट का यूज नहीं करता, तो वो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, इसलिए वो आपसे पूछा नहीं गया। ऐसे डाटा दे गई है कि बिल्कुल आप बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। आगे पूछा द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बी का रेजिस्टेंस पूछा, ये रहा बल्ब बी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बताया हमने, रेजिस्टेंस आप यूज कर लो, V इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी बाई आई। वोल्टेज कितना मिला इसको प्रॉपर 55 वोल्ट, और आई कितना आया था 1/5, तो आर आ गई 55 मल्टीप्लाई 5, तो आर इक्वल टू 275 ओम। एक और तरीका है, आर इक्वल टू हमने बताया था वी स्क्वायर रेटिंग अपॉन में पी रेटिंग, याद होगा। वी स्क्वायर रेटिंग मतलब 55 मल्टीप्लाई 55 अपॉन में पी रेटिंग, पी कितना इसका पावर 11, 11 5 जा, यहाँ से भी आप निकालोगे 275 ओम ही आएगा। सही है? लास्ट में क्या पूछा इसका, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब बी सी डी एंड ई। टोटल रेजिस्टेंस तो एक का कितना आया बेटा 275 ओम, और एक 4 है बी सी डी एंड ई, इसी का पूछा था, एक बार चेक कर लो, बी सी डी एंड ई। ठीक है, और ये सब किस में है, ये सब है बेटा सीरीज में दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई 4 कर लो तो आ जाएगी 20 1100 ओम। क्लियर है? यहाँ तक 300 हो जाएगी और 800 1100। क्लियर है यहाँ तक सबको? बढ़िया समझ में आया? इसी तरीके से आप और अच्छे से मेहनत करते रहिए। जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आप उसको आए चैनल पे बिल्कुल देखें और घर पे एक बार जाकर के प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं बेटा, नो डाउट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में कोई डिफिकल्टीज आप फेस करने नहीं जा रहे हो। सही है? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप देखो प्रीवियस ईयर के उससे प्रीवियस ईयर मिलते जुलते होते हैं, उसके जो पहले आए हुए हैं उसके पहले 5 साल के क्वेश्चन से मिलते जुलते होते हैं। नया कुछ भी नहीं बन रहा आपके लिए, बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन अगर पहली बार आप देखोगे, सीधे पेपर में जाके देखोगे, आप डर जाओगे कि क्या क्या पूछा है और सब गलत करके आओगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आपको वहाँ कोई भी डिफिकल्टीज फेस करने की जरूरत नहीं, आप बहुत ईजिली कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करना है लास्ट टाइम पे, आपको प्रीवियस ईयर जो 5 साल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं चैनल पे आना है, उनको देखना है और घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल हम 2023 के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।